हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी पे। अब तक हमने पढ़ लिए पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंडिया में बने थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनल बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि इसमें हम आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इनको शॉर्ट में IFRS बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला पैरा, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें इसको इशू करता है IASB। तो इसका नाम है द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड हैज़ इशूड अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इस बोर्ड ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया है, इश्यू किया है, आप कह लीजिए, उसको बोलते हैं IFRS। IFRS also covers a wide range of international accounting standard। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिया जाता है और ये विच आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। जो कि देखो, IFRS में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिया जाता है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इशू करती है। तो एक तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ही मेन है, उसके दिए गए स्टैंडर्ड से IFRS बने और IFRS को इशू किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पैरा। तो आते हैं सेकंड पैरा पे, इसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग। इसमें लिखा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ओरिजिनेट, मतलब उससे ओरिजिन से निकले हैं, वहीं से निकले हैं और डेवलप्ड उसी से बनाए गए हैं थ्रू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं उन्हीं से इनको डेवलप और ओरिजिनेट किया गया है, ताकि इन्वेस्टमेंट और अदर इकोनॉमिक डिसीजंस को ये फैसिलिटेट कर पाए, अपनी सर्विस दे पाए, ठीक है, अपना काम दे पाए, वहाँ पर अपनी मदद दे पाए अराउंड द वर्ल्ड, इंक्रीज मार्केट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं अकाउंटिंग में आती हैं, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डिसीजन और मार्केट एफिशिएंसी, ये सब कुछ जानने समझने और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब जानने में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हमें सर्विस दे, अपनी इंफॉर्मेशन देता है और ये हमारे लिए सही है, रूल है एक तरीके का। ठीक है, IAS आर बीइंग रिप्लेस्ड और सप्रेस्ड बाय IFRS। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, IAS पहले निकाले गए थे, किससे निकाले गए थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी के द्वारा, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है या सप्रेस कर दिया गया है IFRS। सप्रेस मतलब दबा दिया गया है, ठीक है, IFRS से। तो आते हैं द IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द IFRS फाउंडेशन। ठीक है, समझ में आता है। इट रिप्लेस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंडेड इन 1973। ये आपकी इन्फॉर्मेशन में वो काम की लग नहीं रही है, लेकिन तब भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, काम आ भी सकती है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी पहले बनी थी, ठीक है, 1973 में, लेकिन 2001 में शुरुआत कर दी गई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाना, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हैं, इन्हीं से ही बनाए हैं, लेकिन अब इनका चलन होता है। ठीक है, एज इट्स ओन स्टैंडर्ड IASC हैज इश्यूड 41 IAS एंड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। न्यू स्टैंडर्ड इश्यूड बाय IFSB इज नोन एज IFRS। कोई बात कर दी है, जो कि सब कुछ था, कुछ थोड़ा चेंज करके, हल्का फुल्का चेंज करके वो इशू कर दिए गए हैं नए IFRS के द्वारा। वो IFRS कह रहा हूँ जो नई बनी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, बस ये लिखा है, इसलिए अब ये IASB जो हैं वो IFRS के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आर रिप्लेसिंग GAAP
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने पिछले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़े थे, जो कि अब IFRS से रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि ये लगभग सेम ही हैं। इसलिए आप सोचेंगे हमारा तो पढ़ना व्यर्थ हो गया अगर हमने भाई इसको हटा रहे हैं तो इसको क्यों पढ़ें हम, पर वो सेम ही है, इसलिए आप पढ़ें और एग्ज़ाम में भी आपको करने में मदद मिलेगी ही। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड अडॉप्टेड IFRS। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी हैं सब ने IFRS को अडॉप्ट किया है, RS। ठीक है, द एक्सटेंड एंड मैनर ऑफ दीज स्टैंडर्ड वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इनका मैनर अप्लाई करने का थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, कंडीशन सब जगह एक जैसी नहीं रहती। किसी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होती है, किसी इंडिया की थोड़ी बीच में है, US की बहुत अच्छी है, और भी कुछ देश हैं जिम्बाब्वे टाइप, उनकी तो बहुत ही ख़राब हालत है इकोनॉमी की, तो वहाँ पे अप्लाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रूल्स सेम ही रहेंगे। इन सम कंट्रीज GAAP generally accepted accounting principle has fully replaced by IFRS। ठीक है, पूरे IFRS के मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहले आपने पढ़े हैं उनको IFRS से रिप्लेस कर दिया गया है। कुछ कंट्री हैं, प्रेजेंटली मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायर्स कंप्लायंस ऑफ IFRS while preparing financial statement of company। समझ गए होंगे, 100 कंट्रीज लगभग मोर देन, उससे ज़्यादा ही कंट्रीज़ ने IFRS को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, और वहाँ कंप्लायंस है, मतलब ज़रूरी है फॉलो करना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। IASB हैज़ इश्यूड 16 IFRS सो फार। इन्होंने 16 IFRS इश्यू कर दिए हैं, उनके बारे में अगली वीडियो कह रहा हूँ, थोड़ी अगले टेबल में पढ़ेंगे, उनका नाम जानेंगे। उनका बस नाम ही जानना है आपको, इतना मतलब है नहीं, और पूछे भी नहीं जाता, लेकिन हम पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, हम कुछ नहीं छोड़ते, ये हमारी खासियत है। ठीक है, तो इसमें पहला सीरियल नंबर है IFRS 1, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पहले अडॉप्ट करो IFRS 1 तो यही कहता है। फिर 2 है कि शेयर बेस्ड पेमेंट होनी चाहिए, ऐसे ही ये सब आपके नाम ही जान लो, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। 3 है IFRS 3 जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन। 4 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। 5 है नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। IFRS 6 है एक्सप्लोरेशन। इसमें बस ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए थे ना, उन्हीं के नाम थोड़े बहुत फेरबदल करके यहाँ लिख दिए गए हैं और IFRS का नाम दे दिया गया है, तो आप इनको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़रूरी है नहीं, अगर आपको तब भी जानने हैं तो आप पढ़ लीजिए। आपको मैं पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा चुका हूँ, वही चीज़ ये है। जैसे ये चीज़ आपको लगेगा कि ये तो यूट्यूबर है साला, ये तो हमें दे के चला जाता है, हमें करना पड़ेगा वो तो सब कुछ, पर आपको भी इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन तब भी आपको लगता है कि मेरे को तो भाई 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं, वो भी हल्का फुल्का, तब भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव डाल लेते हैं IFRS को क्यों बनाया गया, क्या एम था इनको बनाने का, क्योंकि इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, इसलिए IFRS को बनाया गया था। पहला है टू फॉर्मुलेट अ सिंगल सेट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड that are easily understandable, globally enforceable, transparent, comparable, or hence assist users in various capital markets and otherwise to make sound economic decision। सिंगल यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एकाग्रता, मतलब सब एक जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, इसलिए IFRS को बनाया गया ग्लोबली। ठीक है, सबके पहले अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे, अब IFRS आए तो सबको सिंगल चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, दैट आर ईजिली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से समझने लायक हो, ग्लोबली एनफोर्सेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, कंपेरेबल हो, और हैंस असिस्ट यूजर्स इन वेरियस कैपिटल मार्केट। तो इसीलिए ये यूजर्स को काफ़ी कैपिटल्स मार्केट में असिस्ट करते हैं, मतलब
दिशा दिखाते हैं कैसे क्या करना है। अगर अकाउंटिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या कैसे डिसीजन लें। वो सब लेने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मदद कर देता है। टू इंकरेज यूजेज एंड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंकरेजमेंट मतलब बढ़ावा दिया गया कि इन स्टैंडर्ड को यूज़ करो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, छोटी मोटी कंपनीज में, दूसरे मोटे देशों की जो कंपनी होती हैं उनमें रूल्स रेगुलेशन ढंग से नहीं फॉलो किए जाते थे, अच्छे तरीके से नहीं फॉलो किए जाते थे। तो IFRS को लाने के बाद सब में इंकरेजमेंट आया, क्योंकि ईजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, कंपेरेबल हैं। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कंपेरेबल होते ही हैं, क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग का एक फीचर भी है कंपेरेबिलिटी, पिछले साल इस साल के बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन करना। बस यही है, टू लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड वेल फॉर द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। यही बात है, स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और इमर्जिंग इकोनॉमीज मतलब जो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं इंडिया जैसी, इन लाइट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड अबव, ठीक है। टू प्रेजेंट द एक्चुअली एड convergence of national accounting standard with the international financial। इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो नेशनल है, एक कंट्री में फॉलो किया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको अच्छा कर दिया। मतलब एड देना, मतलब हॉस्पिटल में एड ही तो मिलता है, आपको कोई तकलीफ होती तो एड मिलता। तो वैसे कुछ कमियां थी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो भी इसने पूरी कर दी। पूरी करने के लिए ये आया था, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अजम्पशंस पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ख़त्म कर देंगे चैप्टर भी और सिलेबस भी। तो तब तक के लिए आज्ञा दें, जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और समझते हैं, रटते बिल्कुल भी नहीं, यही हमारा मोटो है।